नमस्ते बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज की कक्षा में बच्चों हम कक्षा 7 वसंत भाग 2 लेकर आए और आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, दादी माँ। तो इस पार्ट में आपको शब्दों के कठिन शब्दों के अर्थ हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाठ प्रवेश यानी पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दादा दादी परिवार के सबसे बड़े सदस्य होते हैं। वे निस्वार्थ भाव से अपने परिवार की देखभाल करते हैं। अपने परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में इनका योगदान महत्वपूर्ण है। चाहे वो किसी के भी दादा दादी हो बच्चों, तो इनका जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी बिना दादा दादी के हम अधूरे हैं। प्रस्तुत कहानी दादी माँ जो हमारी कहानी है, इसमें जो लेखक है शिव प्रसाद सिंह, उन्होंने अपनी दादी का वर्णन किया है। यानी जब वो छोटे थे अपनी दादा दादी के साथ, जो दादी के साथ उन्होंने समय बिताया, उस समय को उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया। तो वे जब बड़े हो गए तो भी उन्हें अपनी दादी की याद आती है। तो इसका मतलब तो वो उनकी क्या थी याद, वो उनका प्यार था, ताकि तभी उन्हें दादी की याद आई ना। तो चलिए, तो जो लेखक हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, तो शिव प्रसाद सिंह के बारे में देखते हैं, जानकारी देती हूँ थोड़ी सी। देखिए, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1928 को बनारस के जलालपुर गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। शिव प्रसाद सिंह एक विद्वान साहित्यकार थे। इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना जैसी लगभग कई गद्य विधाओं में रचनाएं लिखी। तो इनकी एक रचना थी नीला चांद, तो उसमें इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उनकी पहली कहानी दादी माँ को भी आंचलिक कहानी होने का गौरव प्राप्त हुआ, यानी ये कहानी भी वहाँ के जो आंचल लोगों में बहुत पसंद की गई। तो चलिए आइए पढ़ते हैं दादी माँ। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा भी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। यानी दादी माँ कह रही है कि मेरी ये कमजोरी ही है कि मैंने बीसों गर्मी, बरसात और वसंत ऋतु देखने के बाद भी उनका जो मन है वो अभी भी दुखी हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। यानी जो उनके शुभ चिंतक, यानी जो उनके वेल विशर है, वो उनके मुंह पे उनको प्रसन्न करने के लिए जो आने वाली छुट्टियां हैं, हॉलीडेज, उनके बारे में उन्हें सूचना देते हैं। और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। यानी सामने तो वो ऐसा कहते हैं, और उनके जो पीछे, उनके पीठ पीछे, यानी उनके जब वो सामने नहीं होती है तो उनके पीठ पीछे उन्हें क्या कहते हैं, जरा सी बात पे घबराने वाला और
कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा, अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। यानी जो लेखक है वो कहता है कि मैं ये सब बातें नहीं सोचूंगा, लेकिन फिर भी उसके आंखों के सामने ये सारी चीजें लहराने यानी सामने दिखाई देने लगती हैं। जैसे कि शरद ऋतु यानी सर्दी के समय जो हवा चलती है उसे क्या ठंडी ऋतु या शीत ऋतु कहते हैं। तो उसी की तरह वो सारी यादें उसकी आंखों के सामने धुंधलाने लगती है बच्चों। मुझे लगता है जैसे कुंवार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही हिलोरे ले रहा है। कुंवार जो है बच्चों, जैसे इंग्लिश के महीने होते हैं जनवरी फरवरी, ऐसे ही कुंवार अश्विन जो है, जो हिंदू कैलेंडर होता है उसमें ये एक मंथ है। अक्टूबर सितंबर अक्टूबर के बीच में होता है। तो इस समय लेखक का जो गांव है वहां पर इस महीने में, कुंवार के महीने में, चारों ओर पानी हिलोरे लेना यानी फ्लो करना बहता है। दूर के सिवान से बहकर आए हुआ मोथा और साई की अधगली घासें। तो ये मोथा और साई जो है एक तरह की ग्रास यानी घास है। घेवर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। यानी जो पानी आया है, जो पानी बहकर आता है इस समय में, तो उस समय उसके अंदर ये मोथा साई और घेवर वन प्याज ये सारी जो वनस्पति यानी जो जंगली घासें हैं वो पानी के अंदर पड़ी पड़ी वो गंदी सी खुश स्मेल दे रही है यानी बदबू दे रही है बच्चों। रास्ते में कीचड़ सूख गया है। यानी जो रास्ता है उसमें इस तरीके से वो कीचड़ है वो सूख गया है। और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में धमाके से कूद रहे हैं। यानी जो गांव के पास में जो तालाब है उसमें जो रिवर जो तालाब का जो किनारा है वहां पर झाग भरे, क्योंकि वो पानी कैसा है, गंदा है, क्योंकि जो घास है उसकी जो जड़ें घास जो है उसमें सड़ गई है। तो झाग भरे पानी, जो पानी है उसमें क्या है, झाग भरा हो यानी फॉग जैसा होता है। तो और बच्चे उसमें धमाके लगाकर कूद रहे हैं यानी पानी को एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं। मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं। अगहन में चिड़वा और गुड़ ना मिले दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं। पर कुआर के दिनों में इस गंध पूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। यानी यहाँ पर अपने अपने हर मौसम की, हर सीजन की अपनी अपनी बात होती है। यानी हर सीजन में अलग अलग तरह के फल, अलग अलग तरह की चीजें खाने के लिए मिलती हैं। तो कह रहे हैं कि आषाढ़ में आम, आषाढ़ का जो महीना होता है उसमें अगर आम ना मिले बच्चों, और जामुन ना मिले यानी ये मैंगो एंड ब्लैकबेरी जो होता है इसे जामुन, तो चिंता नहीं। और अगहन में चिड़वा ना मिले, तो ये भी एक आषाढ़ भी मौसम है हमारे, जैसे जनवरी फरवरी ऐसे ही यहाँ पर अगहन भी। तो उसमें कह रहे हैं अगहन में अगर चिड़वा ना मिले और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं, तो कोई बात नहीं। चिड़ा यानी जो पोहा जिससे हम मनाते हैं, और गुड़ यानी जैगरी। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, यानी चैत के महीने में गुड़ और जिसे हम
जैगरी कैंडीज भी बोलते हैं और चिक्की भी जिसे हम बोलते हैं, तो ये ना मिले तो भी कोई बात या अफसोस नहीं, पर कुआर के दिनों में इस गंध भर पूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। यानी कुआर यानी गर्मी के समय, इस समय अगर हम इस पानी में ना नहाए तो बहुत बुरा लगता है। यानी खाने के लिए मौसम के अनुसार ये चीजें ना मिले तो उतनी परेशानी नहीं है, लेकिन अगर ये पानी में गंध भरे वातावरण, पानी में अगर नहाने को ना मिले तो, कूदने को ना मिले तो परेशानी है, तो बहुत बुरा लगता है। मैं भीतर हड़क रहा था, दो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। यानी जो लेखक है वो अंदर कमरे में हड़क रहा था, यानी गर्म जो हीट है उसमें वो एक दो दिन ही तो नहा सका था, यानी उस पानी में उसे एक या दो दिन ही मुश्किल से नहाने को मिला था। नहा धोकर वो बीमार पड़ गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, यानी हल्का फुल्का जो बुखार है वो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, ज्वर यानी फीवर बच्चों, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन, यानी सिर में दर्द है, ज्वर है यानी बुखार है, तो खाने के लिए पूरे दिन क्या मिला, साबु यानी साबुदाना, और उसमें नींबू पड़ा हुआ, इस तरीके की खिचड़ी टाइप की। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी, ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, यानी इस बार हल्का बुखार नहीं था, जो बुखार है वो बहुत ही तेज था, यानी हाई फीवर था जिसे आप कहोगे। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद, यानी इतनी ठंडी लगी, यानी ठंडी लगी तो रजाई एक तरीके का गरम, जैसे हमारे ब्लैंकेट होते हैं वैसी कॉटन डाल के बनाया जाता है। नॉर्थ में ठंडी के समय इसे बहुत ही ओढ़ा जाता है, हम लोग यही ओढ़ते हैं। तो रजाई के ऊपर रजाई, यानी इतनी बुखार की वजह से इतनी ठंडी लग रही थी कि एक के बाद एक रजाई डाल दी गई, और जब बुखार उतरा तो रात के 12 बजे बच्चों। दिन में चादर लपेटे सोया था, दादी आई, दादी आई शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। यानी दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, यानी दिन में वो बेडशीट ओढ़ा हुआ लेटा था, जो लेखक हैं, शायद तो उसी समय फिर दादी आई, शायद वे नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में, यानी उसी पानी में दादी नहा कर आई थी। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, यानी पतली दुबली यानी बहुत ही पतली थी दादी, और सने जो सफेद बाल थे, और उनके जो सफेद जो साड़ी थी उसकी जो किनारी जो थी वो बहुत ही पतली महीन किनारी वाली। सन से सफेद बालों के सिरों पर सद, यानी उनके जो सर थे, सर पे सफेद सन से बाल, यानी एक सन जैसे जूट होता है वो सन भी सफेद होता है तो बहुत चमकता है, तो ऐसे ही दादी के जो बाल थे वो भी चमक रहे थे। टपके हुए जल की शीतलता, क्योंकि बाल गीले थे, वो नहा कर आएंगे तो उनके बालों से क्या टपक रहा था, पानी टपक रहा था। आते ही उन्होंने सर पेट छुआ, तो दादी के आने के बाद उन्होंने उसका सर छुआ और पेट छुआ। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली और माथे पर लगाई। तो उन्होंने जब उसके सर को और पेट को छुआ, उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने आंचल की, आंचल यानी जो साड़ी का जो पल्लू होता है वहां से उन्होंने एक गांठ खोली, यानी एक नोट उन्होंने लगा रखी थी, उस नोट को उन्होंने खोला, और खोलने के बाद अदृश्य यानी कोई इनविजिबल जो शक्ति होती है, हैविंग पावर होती है, उस में से कुछ उनके उस पोटली में से, उसमें से उन्होंने कुछ मिट्टी निकाली और उसको उनके मुंह में डाला और उनके माथे पर लगा दिया। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़ों से सहलाती,
दादी उस जो लेखक था उसके पास में बैठी रहती और कभी पंखा झलाती। पंखा यानी हैंड फैन, हाथ से जो पंखा करते हैं उसको बोलते हैं पंखा झलाना। और कभी हाथ पैर कपड़ों से सहलाती, यानी जैसे कपड़ों से गीले करके फीवर में हाथ पैर साफ करते हैं ना, वैसे। सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू कर ज्वार का अनुमान करती। यानी सर पर, यानी जो लेखक था उसके सर पे दालचीनी यानी सरमन जो होती है उसका जो पाउडर होता है उसको पेस्ट बना के उसके माथे पे सर पे लगाती, क्योंकि ये ठंडी होती है ना इसलिए। और पूरे कई बार ज्वर का अनुमान करती, यानी उसको छू छू करके टच करके देखती थी कि बुखार का जो टेम्परेचर जो है कितना है। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं। हांडी यानी इस तरीके के जो बर्तन होते हैं इसे बोलते हैं हांडी। तो इसमें पीपल की जो छाल होती है, ये पीपल जो ट्री होता है उसकी जो छाल होती है उसमें ये डाली कि नहीं। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल गई, मिल तो गई है, कोई बीमार के साथ सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। यानी दादी जो है इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखती थी। यानी जब बीमार होते तो मूंग की दाल जो की खिचड़ी खिलाते हैं ना, तो वो इसीलिए चिंता करी कि मूंग की दाल जो है वो चावल उसमें अच्छे से पक गई है कि नहीं। और जो अगर कोई बीमार होता है तो बाहर से आकर सीधे उससे मिलने नहीं जाते हैं, तो उसका भी दादी ध्यान रखती थी। यदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती, तो इस तरीके के कई प्रश्न पूछती और दादी जो घर वाले होते थे उनको परेशान कर देती थी। लेकिन दादी क्या करती थी, चिंता करती थी, इसीलिए क्योंकि जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं वो ऐसे ही नहीं प्रश्न पूछते हैं, उसमें कोई ना कोई कारण होता है बच्चों। तो दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में अगर कोई बीमार होता तो उनके पास ही आता था, उनके पास पहुंचती और वहां वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सर सरमास, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषु सूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप। तो जो दादी थी तो उन माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। यानी जो दादी थी उनको हर तरीके की जो दवाएं होती थी उनके नाम याद थे। गांव में अगर कोई भी बीमार होता था बच्चों तो उनके पास आता था और जाकर फिर वो सेम वही छूना, उनका जो माथा देखना, पेट छूना, जैसे डॉक्टर चेक करते हैं ना उसी तरीके से। और फिर अगर मलेरिया, अगर सरमास, निमोनिया, ये सारी बीमारियां अगर होती थी तो उन सब के लिए दवाएं भी वो बताती थी। यहाँ पे एक महामारी और विषु का जो है कॉलरा जिसे बोलते हैं, हैजा, उन दिनों में भी क्या करती थी वो, रोज सवेरे उठकर स्नान के साथ लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप। तो लवंग यानी ये क्लोव जो होती है उसको लवंग बोलते हैं, इस ये और गुड़ के साथ यानी जैगरी के साथ मिक्स करके करती थी, उसकी जलधार देती थी इस तरीके से। और गूगल और धूप, गूगल जो होती है एक तरीके की पेड़ की इस तरीके का वो होता है जिसे जला करके घर की शुद्धि के लिए भी जलाया जाता है बच्चों। तो तो जब बीमारियां होती थी उस समय भी दादी क्या करती थी, इन सब के लिए
इस तरीके से करती थी। कोई उनसे सीख ले, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो जैसे पागल हो जाती थी। क्योंकि जब ये सारी जब बीमारियां होती हैं तो इन सब में सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, चाहे कॉलेरा हो, प्लेग हो, इन सब हैजा हो, तो जो भी बीमारियां, इन सब में बहुत ही सफाई का ध्यान रखा जाता है। तो दादी जो थी, अगर दवा देने में देर होती थी किसी को, या मिश्री शहद खत्म हो जाता था, या जो सफाई के लिए चादर, बेडशीट या तकिया के जो कवर है वो नहीं बदले जाते थे, तो वह क्या हो जाती थी, पागल हो जाती थी, यानी गुस्सा हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैं महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनेल मिक्सर की सीसी की तिहाई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार का जी नहीं होता। यानी कह रहे हैं, मुझे जो लेखक हैं वो कह रहे हैं बुखार तो मुझे अभी भी आता है, लेकिन जो घर में जो नौकर है वो पानी दे देता है, और जो घर का जो रसोइया है वो खिचड़ी बनाकर, मुझे साबू की खिचड़ी बनाकर दे देता है, और जो डॉक्टर है वो आकर नाड़ी देख करके कुनेल की दवाई दे जाते हैं, और बुखार चला भी जाता है। लेकिन कह रहे हैं ये जो बुखार है, लेकिन इस बुखार का मन नहीं करता है। यानी जो दादी जैसे देखभाल करती थी वो लेखक को याद आ रही है। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। यानी जो लेखक है उनके जो बड़े भैया है उनकी शादी जो है तय हुई, तो जो दादी थी वो उत्साह और आनंद यानी बहुत ही खुश हुई। दिन भर गायब रहती थी, यानी पूरे दिन पता नहीं कहाँ गायब रहती थी, सारा घर जैसे उन्होंने सर पे उठा लिया था। यानी पूरे घर में क्या करती थी, काम के लिए सभी को कहती थी। पड़ोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा ना मानना। यानी जो उनके आस पड़ोस की जो औरतें होती थी वो दादी को बुलाती थी, तो लेकिन दादी क्या कहती थी, बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। यानी बहन बुरा मत मानना, सारे काम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, सारे काम मैं ही देखकर ठीक से करती हूँ। तो इस तरीके से दादी कहती थी। जानने को तो यूं सभी जानते थे कि दादी कुछ काम करती नहीं, लेकिन जिन औरतों से वो कहती थी तो उनको भी पता था कि दादी कोई काम नहीं करती है, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती थी। यानी अगर कोई काम शुरू हो रहा है, अगर दादी नहीं है तो वो काम शुरू नहीं होगा, तो विलंब यानी तब देरी होगी, अनुपस्थिति यानी अब्सेंस। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। यानी लेखक कह रहा है उसी टाइम की बात है, मैं एक दिन दोपहर में यानी आफ्टरनून में घर पहुंचा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, यानी जो दादी थी वो किसी के ऊपर गुस्सा हो रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रानी की चाची खड़ी है, तो उन्होंने लेखक ने देखा कि पास में जो दुबकी रानी है उनकी जो चाची है वो खड़ी है। सोना होगा धन्नो, रुपए में सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। तो उन्होंने कैसे कहा, सोना होगा सोना होगा धन्नो, रुपए में सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म नहीं। यानी दादी ने कहा कि जो तुमने रुपए ले रखे हैं उसका जो सूद है, सूद यानी इंटरेस्ट, जिसे आप हिंदी में ब्याज भी बोलते हैं, तो बोलते हैं कि वो जो पैसे लिए हैं वो पैसे वापस कर दो।
मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी। तो दादी कहती है जब तुझे पैसे चाहिए थे तो उस समय तो पैरों पे नाक रगड़ना यानी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना, पैरों पे गिर करके। तो कह रही है कि तुझे तो किसी ने नहीं दी, एक पाई भी नहीं दी, पाई यानी एक आना या एक रुपया भी नहीं दिया, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर फसल दूं, दूसरी फसल कटेगी। तो दादी कहती है कि पैसे नहीं दे रही है और क्या कह रही है कि फसल होने पे दूंगी, फसल यानी जो क्रॉप्स है, क्योंकि गांव में लोग क्रॉप्स उगाते हैं तब उसको बेचते हैं तो भी पैसे देती है ना बच्चों, जिससे लेती है। तो वही कह रही है दादी की फसल तो उठ गई, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल होगी, यानी दूसरी फसल तो फिर दूसरे सीजन में होगी ना। तो ये दादी से किसी ने पैसे लिए हैं, धन्नो चाची, ये रामी चाची ने, तो उनसे पैसे मांग रही है दादी। दूंगी मालकिन, तो रामी चाची ने क्या कहा, दूंगी मालकिन। रामी चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैर की ओर झुकी। तो जो रामी चाची थी वो दोनों अपने जो आंचल था यानी साड़ी का जो पल्लू था वो पकड़ करके दादी के पैरों की तरफ झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, यानी उसने उस नामी चाची ने क्या कहा कि रामी चाची ने कहा कि मेरी बेटी की शादी है, अगर आप दया नहीं करोगी तो उसका बेचारी का भला कैसे होगा, पार कैसे लगेगी। हट हट, अभी नहा के आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई, तो दादी माँ जो थी वो पीछे को हट गई और कहने लगी मैं अभी अभी नहा कर आई। जाने दो दादी, मैंने एक अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो इतने में लेखक आकर के बीच में क्या कहता है, जाने दो दादी, मैंने एक अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, मतलब ये जो बातें हो रही है वो कैसी है, अच्छी तो नहीं है ना कोई, तो उसी को उन्होंने बुलाने के लिए ऐसा कहा। चल चल चला समझाने, तो दादी ने उस बच्चे को भी पोते को डांट दिया, यानी मुझे चला है समझाने, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, इस तरीके से दादी ने कहा। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया, यानी जब दादी ने डांट दिया तो वो भी आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया था, यानी ये जो बात थी, ये जो प्रसंग था, वो जो लेखक था वो इसे बिल्कुल भूल गया था बच्चों। एक दिन रास्ते में रामी चाची मिली, तो जब वो जा रहा था तो उसे रास्ते में फिर से रामी चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। तो उसने जब देखा लेखक को तो उसने उसकी दादी के बारे में अच्छा कहा, दूधो नहाओ पूतो फलो यानी गुड ब्लेसिंग्स जो होती है वो दे रही थी कि। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विला होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। तो उसने कहा उरिन का मतलब होता है कि ऋण से मुक्त हो जाना, यानी जो अगर आपको किसी को कोई पैसा देना है और वो पैसा वो माफ कर दे तो वो क्या हुआ, उरिन या उऋण भी बोलते हैं। तो उसने कहा उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, यानी उसकी दादी के लिए कह रहे हैं। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, यानी कल ही तुम्हारी दादी आई थी और उन्होंने पीछे का जो भी पैसा था ब्याज का वो सब छोड़ दिया और ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, तेरी बेटी वैसी मेरी, 10 5 के लिए हस, हसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। तो
दादी आकर क्या कहकर गई कि 10 रुपए का नोट भी दे करके गई, और क्या कहकर गई कि कोई कमी ना हो शादी में, मतलब लोग किसी कमी पर हंसे ना, जैसे तुम्हारी बेटी वैसे ही मेरी बेटी, ये कहकर दादी गई। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा तो जो लेखक था उसने पूछा कि उस दिन तो दादी बहुत गुस्सा कर रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू। तो जो चाची थी उसने क्या बोला, वो तो बड़े लोगों का काम होता है, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या, यानी जो पैसे देने के बाद भी थोड़ी बहुत तो डांटते हैं ही। तो ऐसा उसने कहा बच्चों। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। यानी जो लेखक था वो मन में हंसा इस बात के ऊपर और आगे चला गया। किशन के विवाह के दिनों की बात। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती, यानी किशन की जो शादी थी उससे 4-5 दिन पहले ही गांव में औरतें क्या करती हैं बच्चों, रात में गाना गाते हैं यानी गीत गाती हैं। विवाह गीत जिसे हम कहते हैं, बन्ना बन्नी। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। तो जिस दिन शादी होती है, उस दिन जिस दिन शादी होती है, लड़का जाता है बारात लेकर के, तो उस दिन उसके घर पे रात में एक कथा होती है। यह कथा प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। जैसे वहां पर जैसे शादी जिस रीति रिवाज से होती है, उसी रीति रिवाज की तरह यहाँ पर नाटक किया जाता है रात को बच्चों। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं, यानी कैसे शादी होती है, कैसे उसके संतान होती है, वो सब उस नाटक में दिखाया जाता है। और उसमें सभी पाठ औरतें ही करती हैं, यानी उस नाटक में घर की औरतें ही करती हैं। लड़के का रोल भी लड़की ही करती है और लड़की का रोल भी लड़की ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका, यानी जो लेखक थे हमारे वो बीमार थे, तो इसीलिए वो बारात में नहीं गए। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। तो उसका जो मामा का जो लड़का था, दालान यानी गांव में जैसे जानवरों के बनाने रखने के लिए घेर कहते हैं, वहां पर जो सामान होता है वो रखते हैं, तो वहीं पर भी सोते भी हैं। तो दालान में उसका जो भाई था वो सो रहा था। वह भी बारात में जाने के बाद पहुंचा था, यानी वो भी लेट आया था, यानी बारात चली गई थी तब वो आया था। औरतों ने उस पर आपत्ति की, यानी उस औरतों ने कहा कि ये जो लड़का है यहाँ सो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग नाटक करेंगे। तो आपत्ति मतलब प्रॉब्लम होने बोला। तो जो बरामदा जो दालान होता है वहां पे जो खाली जो जगह होती है, तो उन्होंने औरतों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि यहाँ पर सो रहा है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नाटक करेंगे। तो दादी माँ बिगड़ी, जो दादी माँ थी उनको गुस्सा आया। दादी माँ, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो दादी ने कहा जो छोटा बच्चा है वो लड़का है, तो उससे क्या शर्माना, यानी उससे क्या पर्दा करना। लड़का और जो ब्रह्मा गॉड जो भगवान होते हैं वो दोनों एक ही समान होते हैं, ऐसा दादी ने कहा बच्चों। मुझे भी एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया, यानी दादी ने उसे भी, लेखक को भी एक चारपाई के ऊपर एक चादर उड़ाई और उस पर सुला दिया। सोचा कहीं जोर से हंस ना दूं, भेद खुल जाए तो निकाल निकाल बाहर किया जाऊंगा। चुपके से सुला दिया, बड़ी हंसी आ रही थी। तो जो लेखक था उसको बहुत हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं तो भेद खुल जाए, यानी जो वो नाटक कर रहे थे उसे वो देख रहा था, तो उसे हंसी आ रही थी। तो उसने सोचा अगर मैं जोर से हंस गया तो मुझे भी यहाँ से निकाल देंगे बाहर, और मेरा जो भेद है वो भी खुल जाएगा कि मैं चुपचाप यहाँ पे सो रहा हूँ। तो पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडाफोड़ हो गया, यानी गांव की कोई भाभी होंगी, वो उस पर जब नाटक कर रही थी तो उनको, उस लेखक को बहुत हंसी आ गई। तो उनका जो भंडाफोड़ यानी जो
किसी को जो पता नहीं था वो सबको पता चल गया कि लेखक यहाँ पर सो रहा। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। अब जो गांव के जो लोग थे उन्होंने देखा तो उसने मजाक में क्या कहा कि ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो, यानी लड़के से मजाक क्यों कर रही हो, तो दादी गुस्सा होने लगी। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, तो वो जो रात में जो भाभी मजाक कर रही थी, तो वही अगले दिन जब वो लेखक बाहर गया तो उसे मिला। मैं वहां से जोर से भागा और दादी के पास जा खड़ा हुआ, यानी गांव की जो भाभी थी वो उससे क्या करने लगी, मजाक करने लगी। तो लेखक वहां से भागा और अपनी दादी के पास चला गया। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता है। यानी अगर हम कोई गलती करते हैं तो बच्चों, घर में जब छोटे बच्चे गलती करते हैं तो वो दादा दादी के पीछे क्या करते हैं, छुप जाते हैं ताकि हमें डांट ना पड़े। और जब डांट से बच जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, हमें क्या मिल गया, अभयदान मिल गया, यानी प्रोटेक्शन हमने दादा दादी की रखी। तो ऐसे ही हमारे लेखक ने भी ऐसा ही किया। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है, यानी दादी ने जो जो एक एक बात कही थी वो आज कैसी लग रही है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्तों सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। यानी परिस्थितियां, यानी जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसके जो जीवन में जो हमारा जो हमारी जो जीवन है, लाइफ है, उसको कैसे घुमाता है। इंसिडेंट्स जो होते हैं लाइफ के, वो हमारे जीवन को कैसे घुमाते हैं बच्चों। तो वो आज उनसे पता चल रहा था, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद वे ही बहुत उदास रहती थी, यानी जब उसके लेखक के जो दादा थे, ग्रैंडफादर थे जो, तो उनकी जो मृत्यु होगी, जब वो खत्म हो गए, तब जो दादी थी तब से संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था। टट्टी यानी शिट बच्चों। दादा ने उन्हें स्वयं को धोखा दिया, यानी दादी कहती हैं दादा ने उनको क्या दिया, धोखा दिया। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे, यानी दादा कहते थे कि पहले मैं मरूंगा उसके बाद तुम मरोगे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी है। तो यहाँ पर जब दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते यानी जो कुकुर मुत्ता जो मशरूम्स होता है उसके कितने मुंह होते हैं, जब एक यहाँ उगता है तो दूसरे यहाँ, इसी तरीके से उन्होंने कुकुर मुत्ते कहा है। यानी उनके जो दोस्त हैं वो मुंह में तो राम बगल में छुरी, ये भी एक मुहावरा है। यानी मुंह से तो अच्छा बोलते हैं लेकिन पीछे क्या करते हैं, उनकी बुराई करते हैं या उनके लिए बुरा सोचते हैं। तो स्थिति और भी डावाडोल कर दी है, यानी जो उनकी परिस्थिति है वो और भी ज्यादा बिगाड़ दी है, यानी वर्स जिसे बोलते हैं। दादा के श्राद्ध में दादी मना करने पर भी पिताजी ने तो अतुल संपत्ति व्यय की। घर की तो थी, यानी जब दादाजी मर गए तो दादाजी का जो श्राद्ध यानी डेथ एनिवर्सरी है होती है, तो उसमें लेखक के पिताजी ने बहुत संपत्ति यानी बहुत सारे पैसे जो थे वो स्पेंड किए, यानी खर्च किए। ठीक है, तो दादी तो मना कर रही थी कि ऐसा नहीं करो, इतने पैसे मत खर्च करो, पर उन्होंने किया। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी, तो दादी जो थी वो बहुत सैड रहती थी। माघ के दिन थे, माघ यानी बच्चों जैसे हमारे जनवरी फरवरी का महीना, तो उसमें शीत ऋतु, बहुत ठंडी का समय होता है। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, कड़ाके का जाड़ा यानी बहुत ठंडी। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी।
पछुआ यानी पछुए, साइलेंस ऑफ डग जिसे आप बोलोगे, बहुत ठंडी, इतनी ठंडी कि हमारी जो बोन होती, जो हड्डियां होती हैं, वो भी ठंडी के मारे जम जाती हैं, यानी दर्द होने लगता उसमें। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। तो बहुत ठंडी थी, और लेकिन शाम का समय था, और दादी माँ ने एक गीली धोती पहन रखी थी। गीली यानी पानी से भीगी हुई, वेट जिसे आप कहोगे। तो वो पहनकर एक कोने वाला जो उनका घर था, वहां पर एक संदूक यानी बॉक्स था, उसके ऊपर उन्होंने एक दिया या लैंप जिसे आप कहोगे लैंप जला करके हाथ जोड़कर वो बैठी हुई थी। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। स्नेह यानी प्यार भरी आंखें, कातर यानी बहुत ही सुंदर। तो उन्होंने, उनकी लेखक ने उनकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैं धीरे धीरे से कहा। यानी लेखक जो था बहुत देर तक इस तरीके से दादी के पास बैठा रहा। उन्होंने जब आंखें खोली तो दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? तो दादी ने उस बच्चे से कहा, लेखक से, कि क्या रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? यानी प्यार से उन्होंने कहा। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। यानी लेखक ने उनसे पूछा कि मैं एक बात पूछूं। क्या है, पूछ। तो दादी ने उत्तर दिया, क्या है, पूछ। तुम रोती थी। तो उनकी आंखों में आंसू देखकर तो लेखक ने क्या कहा कि तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना नहीं खाया, चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। तो दादी ने उस बात का उत्तर नहीं दिया और मुस्कुरा कर क्या कहा, तूने अभी खाना नहीं खाया, चल, यानी मैं तुझे खाना देती हूँ। तो पोते ने क्या कहा, दादी माँ, अपनी धोती तो बदल लो। धोती यानी साड़ी, क्योंकि वो गीली थी ना बच्चों। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई, यानी मुझे ठंडी गर्मी नहीं लगती है, दादी ने कहा। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। तो सुबह जब लेखक उठा तो उसने देखा कि चारपाई के ऊपर उसके पिताजी और किशन भैया जो थे बैठे थे और सोच रहे थे कि दूसरा चारा भी क्या है, मतलब नो अदर ऑप्शन जिसे हम कहते हैं ना। तो उन्होंने बोले, बाबू बोलो, रुपया कोई देता नहीं, तो पिछले दिनों भी बाकी है, वे रोने रोने से हो गए। यानी जो पहले के जो रुपए हैं, जो जिन लोगों ने लिए हैं, वो अभी तक रिटर्न नहीं किए, यानी वापस नहीं दिए। अब क्या करें? तो उनका जो मुंह था वो रोने लायक हो गया, यानी इस रोने की अवस्था में हो गया। तो रोता क्यों है रे? दादी ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। तो दादी अंदर से आ गई। दादी ने उनका जो माथा है वो सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूं ही, यानी अभी क्यों रो रहा है, मैं हूं ना। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमचमाती सी चीज, चम चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। यानी दादी अंदर गई और इस तरीके का एक बॉक्स उन्होंने ओपन करा, और उसमें से एक चमचमाती यानी चमकती हुई चीज जो थी निकाली और बाहर लेकर आई और बोली, तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। कंगन यानी बच्चों इस तरीके के बैंगल्स। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहनना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यानी दादी ने उन कंगनों को पहना नहीं, सहेज कर, मतलब दादा की दी हुई निशानी थी, इसीलिए उन्हें इसे प्यार से संभाल के रखा। यह उनके वंश की निशानी है।
आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो उन्होंने क्या कहा, आंसू अपने जो आंसू उनके आंसू थे वो पोंछ करके कहा कि पुराने जो लोग थे वो आगे और पीछे का सब सोच लेते थे। मतलब वो इतनी चिंता करते थे, उन्हें सब पता होता था कि आगे क्या होने वाला। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। यानी ऐसा लगा कि जो शाप से भ्रष्ट होकर कोई देवी कभी कभी किसी को शाप दे देते हैं ना, तो अपना जो वो छोड़ करके दूसरे लोक में आ जाते, तो ऐसा लगा कि कोई शाप भ्रष्ट देवी की तरह वो लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। धुंधली छाया यानी जो उनकी आंखों के सामने जो दादी की चीजें याद आ रही थी वो क्या हो गई, विलीन यानी खो गई। जो भी फिगर दिख रहा था वो लुप्त हो गया, फेड अवे हो गया। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पाखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। जो लेखक है उसने देखा कि पास में एक खजूर का पेड़ है, यानी पाम पेड़ है, तो उसने देखा डेट या पाम का जो पेड़ होता है उसमें एक कौवा उड़ करके वहां से आया और उनके खिड़की के ऊपर बैठ गया। पाखे फैलाना यानी अपने पंख को फैलाकर। ठीक है। अब भी किशन भैया का पत्र कांप हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। जो कौवा आकर बैठा था और उस समय किशन भैया का जो पत्र था यानी लेटर था उनके हाथों में था। कांपना यानी शिवरिंग होना। जो उनके हाथों में वो पत्र था और जो उसमें लिखी हुई जो लाइनें थी वो लाइनें उस लेखक को कैसी लग रही थी, काली चींटियों की कतारें। जैसे जो ब्लैक एंड जो चलती हैं तो लाइन से, तो वो कतारें जो है धूमिल होना। धूमिल का मतलब होता है जो फिगर जैसे आंख दिखे और वो क्या हो जाए, ब्लर कर दिखे हमें, तो वो धूमिल होना। आंखों पर मतलब लेखक को विश्वास नहीं हो रहा था कि दादी माँ नहीं रही। तो वो अपने आप से प्रश्न कर रहा था कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। तो ये कहानी थी शिव प्रसाद सिंह जी की लिखी हुई। उन्होंने अपनी ही दादी माँ की कहानी प्रस्तुत की है, बचपन की। बचपन में जो दादी माँ के साथ बिताए गए जो पल थे वो। तो बच्चों ये कहानी, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, यदि एक परिवार वृक्ष की तरह है तो बुजुर्ग उसकी जड़ की तरह होते हैं जो पूरे घर को मजबूती की डोर से बांध कर रखते हैं। घर के बच्चों के चारित्रिक विकास में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। यानी जो फैमिली में जो भी बच्चे हैं दादा दादी के साथ अगर रहते हैं तो उनका विकास बहुत अच्छे से होता है। यानी पहले के समय में अब देखिए एकांकी परिवार नहीं होते थे। आज के समय में भले ही एकल परिवारों का चलन बढ़ गया, लेकिन वास्तव में जो गुण बच्चों को अपने दादा दादी नाना नानी से मिलते हैं वह हम चाहकर भी बच्चों को नहीं दे सकते। इसीलिए कहा जाता है कि हर घर में बड़ों का आशीर्वाद होना जरूरी है। तो इस पाठ के कुछ शब्दार्थ हैं यहाँ पे देखिए। उपमना यानी उदास मन या मन का ना लगना। बर बस यानी विवश। शुभ चिंतक यानी शुभ चाहने वाला। प्रतिकूलता यानी विपरीत परिस्थितियां। शरद यानी सर्दी की ऋतु। स्वच्छ साफ। क्वार अश्विन मास। देसी एक महीना है, मंथ नेम है। सिवान हरी घास होती है। जलाशय तालाब। जल से पूर्ण परिपूर्ण स्थान जहां पर पानी छिड़ुआ। सूखे चावल या हुड़क यानी तीव्र इच्छा। चैत ये भी एक मास है अश्विन की तरह ही।
सत यानी अभी अभी, अदृश्य दिखाई ना देने वाला, विलंब यानी देरी, मैसूर यानी सूद सही, यानी जो आपका इंटरेस्ट है वो, और जो आपका मेन कैपिटल जो मनी है वो से बोलेंगे सूद सही। सहलाना यानी प्यार से स्पर्श करना, महामारी बीमारी का फैलना। अप्रिय यानी प्रिय न लगने वाली चीज। विहल बेचैन होना या विचलित होना। उऋण यानी ऋण मुक्त या निकलने का द्वार, इसके दो अर्थ हैं। भंडाफोड़ यानी रहस्य का खुलना। तो यहाँ पे बच्चों कुछ पाठ में से प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर जब आपने अभी पाठ पढ़ा तो आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। लेसन पाठ को एक बार फिर से पढ़िएगा तो आप, जिसमें कूदने पर लेखक बीमार हो गया, तो कौन, क्या नाम था वहां? दादी माँ ने लेखक के सर पर किसका लेप लगाया? सिर पर या सर, दोनों का अर्थ एक ही। दादी माँ किस पर बिगड़ रही थी? दालान में कौन सो रहा था? चादर किसने खींच ली? पिताजी ने किस अवसर पर अतुल संपत्ति व्यय कर दी? दादी माँ ने संदूक खोलकर क्या निकाला? लेखक के हाथ में किसका पत्र कांप रहा था? तो ये कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप खोजिए और चैट बॉक्स में इसके उत्तर दे सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो प्रश्न का, तो आप पूछ सकते हैं और अगली वीडियो में हम इसके उत्तर देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ आपको आज की कक्षा में जो हमने दादी माँ पाठ पढ़ा वो समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही फिर मिलेंगे एक और